ओके। ओके। ओवर टू यू रोहित भाई। ओके, ठीक है, थैंक यू। और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और शराबी हूँ मैं एक, और ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ हाय कि रोहित आज भाई। हाय हाँ जी। रोहित। हाय हाय विजय भाई। अरे बड़े दिनों बाद। नमस्कार रोहित भाई। नमस्कार नमस्कार। बड़े दिनों बाद। बहुत बहुत दिन से जुड़े। यस यस यस। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक्चुअली पायनियर ग्रुप में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी रिकवरी की जो शुरुआत थी वो यही ग्रुप से थी। और मैं फिजिकल मीटिंग में नहीं आया था, मैं ऑनलाइन मीटिंग से स्टार्ट किया था। और ये पहला ग्रुप था जिसके अंदर मैंने बहुत टाइम गुजारा। मतलब मेरा जो इनिशियल रिकवरी का जो जो टाइम था, जो बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है शुरुआती शुरुआती दिनों में। तो वो मेरा पूरा पायनियर ग्रुप में या ऑनलाइन मीटिंग में रहा है। वो टाइम पे बहुत सारे मेंबर्स आते थे, विजय भाई थे, बाबू भाई आते थे, फिर बहुत सारे लोग थे यार, देवेंद्र भाई थे। और हम लोग रात रात भर बैठा करते थे। आज भी बहुत यादें आती है। मतलब वो चीज जो है, इसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है ये ग्रुप का और ईश्वर का। क्योंकि मैं आज देखता हूँ ना कि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, और जो भी आज मेरा जिंदगी का जो भी मेरे लाइफ में आज चल रहा है, जो भी अच्छा कुछ है मेरी जिंदगी में ना, वो कहीं ना कहीं ये ग्रुप के मेंबर्स बोलो या ये ग्रुप बोलो, तो उनका बहुत बड़ा मेरी रिकवरी में सपोर्ट है, मेरे रिकवरी में उनका हाथ है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। और वही है यार। और एक्चुअली आज मैं भूल गया था, मेरे को सुगत भाई ने, मैं जस्ट टाइम देखा, मैं बोला 9:30 यार, कुछ तो ये लग रहा है। और फिर मैं फट करके जुड़ा, मेरी वाइफ को भी बोला, अरे यार मैं तो भूल गया, आज शेयरिंग था मेरा। तो खैर दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले अगर मेरी अगर स्टोरी, बहुत बहुत सारे लोगों को तो मालूम है फिर भी, लेकिन अगर कोई कोई नया भाई रहेगा या जो भी रहेगा, उसके लिए मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि 14 साल की उम्र में मैं जब था, और फर्स्ट टाइम जब शराब पिया था मैं 14 साल की उम्र में। और फिर 14 साल की उम्र में मैंने पिया, तो कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये बेवड़े लोग की मीटिंग में जाना पड़ेगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना पड़ेगा, अपन को कभी आगे जाके शराब ये समस्या भी हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों, वो फर्स्ट टाइम मैंने पिया, बड़ा एंजॉय किया था। और बचपन से कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर जो एक खोखलापन था, या मेरे अंदर जो डर था, मेरे अंदर बहुत सारी चीजों में मैं, मेरे अंदर सेल्फ पिटी था। बचपन से ही मैं अपने आप को बहुत बेचारा समझता था, क्योंकि मेरी मॉम में 4 साढ़े 4 साल का था तब एक्सपायर हो चुकी थी। और वो ऑफ होने के कारण फिर कभी जिंदगी में सोचा नहीं था यार कि अपना लाइफ ऐसा होएगा करके। मेरे को ऐसा लगता था कि साला दुनिया में अपनी ऐसी इज्जत रहने वाली, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़ा सेल्फ पिटी पे मैं रहता था। और वो सेल्फ पिटी के कारण जैसा मेरा उम्र बढ़ता गया, और एक 14 साल की उम्र में जब आया फर्स्ट टाइम दारू पिया, वो पीटी वीटी सब चला गया था। वो अंदर से जो खोखलापन था, वो सब शराब ने जो है उसको ये किया था, और मेरे को बहुत अच्छा महसूस होने लग गया था। मतलब मैं ये टाइम पे मैं बेचारा नहीं लगता था, मेरे को लगता था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में ना, मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। अभी आगे जाके मैं बहुत सारी, मतलब मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई थी। और फिर वो शराब का जो कॉन्फिडेंस था, और फिर एक नाचना गाना, जो मैं कभी आप जिंदगी में नहीं कर पाया था कभी, वो मैं शराब पी के करना स्टार्ट किया। और शुरुआती शुरुआती में आज का ये जो टॉपिक है ना, द जॉय ऑफ सोबर लिविंग, तो जब मैं शराब मेरे हाथ में आया तब भी मैं एकदम जॉयफुल लाइफ था यार। मतलब वो, अगर मेरा पास देखो ना, तो वो मेरा सेल्फ पीटी से लेके जब तक हाथ में शराब नहीं आया तब तक वो सेल्फ पीटी में रहना, मैं बेचारा रहना। और जैसे सडनली शराब आती है, और शराब आने के बाद फिर वो जॉयफुल जिंदगी, यार मैं एंजॉय करता था यार हर एक चीज में। बोलते ना, पैसा कमाता था। और फिर हम लोग प्लानिंग करते थे, दोस्त लोग, किधर जाना है क्या जाना है, बड़ी मजेदार जिंदगी थी यार।
और 16 साल 17 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में वैसे मैं काम करना स्टार्ट किया था। और बड़ा ईमानदारी से काम करता था, साथ में पैसा भी आता था, अच्छा खासा पैसा भी आता था। और एक 16-17 साल की उम्र में मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो गई थी मेरी। और मार्केटिंग लाइन होने के कारण साला जितना सैलरी नहीं उतना उससे ज्यादा पैसा मिलता था मेरे को। टारगेट्स पूरे होते थे, ये वो। और बोलने में पहले से मैं पोपट हूँ। तो वो सारी चीजें जो थी ये मेरी लाइफ में, और उसके कारण जो है मैं बहुत तरक्की भी करना स्टार्ट किया। जॉयफुल जिंदगी था एक 17-18 साल की उम्र में। जब देखता हूँ मैं तो मतलब इतना मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था कि एक मेरा घर हो गया नासिक में। और वो 18 साल की उम्र में ये घर होना, ये होना, तो मेरे घर वाले बहुत प्राउड फील करते थे यार मेरे पे। बहुत मतलब बोलते हैं ना कि यार साला यार बेटा हो तो अपने बेटे जैसा बेटा हो, जरा क्या मेहनत करता है क्या। और ये सारी चीजों ने जो है ना मेरे अंदर एक अहंकार भरा, मेरे अंदर एक ईगो भरा। मेरे अंदर मतलब मैं दुनिया से कुछ तो भी अलग हूँ। सोसाइटी में जब चलता था ना तो 18 साल 19 साल का जब मैं था, मेरे को याद है घर के सामने नारियल फोड़ा था। और सब समाज में जो लोग देख रहे थे वो अपने बच्चों को बोलते थे देख यार इसके जैसा बन, ये वो। और मैं वो टाइम पे जो है ना मैं कोई तो भी अलग दुनिया में था यार। मैं मतलब मैं ना लोगों को अभी तिरस्कार करना स्टार्ट कर दिया था। मैं कुछ तो भी हूँ, मैं लोगों को दिखाऊंगा। मेरे को जिन जिन लोगों ने ये तकलीफ दिया है, या मेरे गार्डियंस के साथ में रहता था, तो जिन जिन लोगों ने मेरे को, मेरे भाई को तकलीफ दिया है, मेरा भाई को मैं अभी अच्छा पढ़ाएगा, ये वो सारी चीजें जो है ना दोस्तों, सारी चीजें जो है मेरे दिमाग में चालू हो गई थी। और साथ में मेरी शराब, और पैसा कम ना होने के कारण मैं शराब भी उतनी ही पीता था। और 2013 का समय आया, तब अल्कोहल जो है ना, जब मैं पीता हूँ ना, तो ये बीमारी ऐसा है कि हम लोग को वार्निंग्स मिलते रहता है कि ये मेरे लायक नहीं है अगर मैं अल्कोहलिक हूँ तो 2013 में मेरे को पहला वार्निंग मिला कि मैं अभी इसको सही ढंग से पी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट में मेरे साथ जो हम लोग 5 लोग थे, 5 लोग में से दोस्तों वो एक्सीडेंट में मैं अकेला बच गया उसमें। बाकी मेरे जो 4 दोस्त थे वो ऑन द स्पॉट गए, ऑन द स्पॉट। मतलब हम लोग हॉस्पिटल में गए थे तो मेरे को अकेले को कैजुअलिटी में जो इमरजेंसी होता है उसमें एंट्री मिला था, बाकी सब लोगों को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा था पीएम के लिए। तो ये होने के बावजूद भी फिर वो डिप्रेशन, वो 1-1.5 साल, मतलब मेरे को तो तुरंत नहीं पता चला था, मेरे साथ वाले गए। लेकिन एक महीना 1.5 महीने के बाद में मेरे को पता चल गया था, मेरे को बताया था कि यार तेरे साथ में जो थे। फिर जब उधर से निकला तो फिर वो डिप्रेशन, मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे वो गए, फिर और पीना बढ़ गया। वो पीना बढ़ गया 2015 में। मेरे घर वालों को लगा कि यार हो सकता है इसका अगर कंधे पे जिम्मेदारी डाल दो, इसकी शादी करवा दो तो ये सुधर जाएगा। तो 2015 से फिर मेरे को लड़की देखना स्टार्ट किया, और भगवान की दया से मेरे को टाइम भी नहीं लगा और मेरे को लड़की भी तुरंत मिल गई। और मेरा शादी भी तय हुआ। तो मेरी वाइफ को जब मैं देखने गया था तो फर्स्ट टाइम उसने पूछा था नशा वशा करते हो क्या, शराब वराब। तो नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं सुपारी भी नहीं खाता हूँ, मैं बड़ी बड़ी शोप जो होता है मुखवास वो भी नहीं खाता हूँ, मेरे को चलता नहीं है ये सब। ऐसी झूठी झूठी बातें मैं उसको बताया। ये सब स्टोरी बताने के पीछे ना एक ये रीजन था कि मैं बचपन से ही मेरा अंदर प्रॉब्लम्स थे, बचपन से ही मेरे अंदर जो बिहेवियर, अगर आप देखोगे तो 18 साल 19 साल की उम्र में मेरे अंदर वो आत्म केंद्रित आना, बचपन से ही सेल्फ पिटी में जाना, उसके बाद में खुद को इम्पोर्टेंस देना, है ना, सेल्फ सीकिंग बोलते, तो खुद को इम्पोर्टेंस देना, उसके बाद में लोगों को धुतकारना, है ना, मतलब
और ये सारी चीजें जो है बचपन से मेरे साथ थी। मतलब ये जो बचपन से मेरे अंदर के जो दोष थे वो ऑलरेडी थे। लेकिन जैसा मैं शराब पिया ना, तो शराब पीने के बाद में वो दोष है ना, उसका उद्रेक हुआ। एक्चुअल देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मैं शराब पीने के बाद में मैं घटिया आदमी था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन से ही वैसा पला बड़ा हूँ। और शराब ने क्या किया ना, तो वो आग में जैसा घी 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 जैसा काम करता है ना, वैसा मेरा शराब ने किया। उसको और बढ़ावा दिया, उसको और बढ़ावा दिया। और 2016 में दोस्तों मेरा शादी हुआ। और शादी के 6 महीने तक बिल्कुल ठीक था मैं, बिल्कुल ही ठीक था। और फिर शादी के 6-7 महीने के बाद में मेरा फिर से वो पुराना पैटर्न चालू हुआ। और फिर 1-1.5 साल में मैंने पूरा जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त मेरा खुद का तो कर दिया था, लेकिन मेरी वाइफ का और बाकी सबका जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त कर दिया था। और 2018 में मेरे को लड़की हुआ। तो मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सारे चांसेस दिए। ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने मेरे को चांसेस नहीं दिया। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं अगर आज देखता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे घर वालों ने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया है। मतलब शायद ही अभी मैं अगर कभी ए मीटिंग्स में जाता हूँ, वहां पे अगर कोई बंदा अगर पी के आता है ना, तो मेरे को पता चलता है कि एक जो शराब पिया हुआ बंदा है, उसको 1-1.5 घंटा संभालना कितना मुश्किल है। क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ ना कि कोई मेंबर बोलता है कि अरे यार ये मेंबर को लेके आ, उसको घर से तू तेरे रास्ते पे ही है तो उसको गाड़ी पे बिठा और लेके आ। फिर वो जो बात करता है, वो जो उसका बिहेवियर होता है शराब पीने के बाद में, वो जो क्या क्या कांड करता है शराब पीने के बाद में, अरे मैं टॉयलेट को जाके आया, वो टॉयलेट को जाके आया बोलता है, साला उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। मतलब ये सारी चीजें मैंने ना इन रिकवरी एक्सपीरियंस किया। तब मैं सोचता हूँ कि साला मैंने, मेरे घर वालों तो मेरे को 24 आवर सामने रखते थे, 24 घंटा, कभी कभी तो 18 घंटा, कभी कभी 20 घंटा भी रहता था। 6-7 घंटा में पीने खाने में निकल जाता था। रात रात भर मेरे घर वाले देखते थे। तो ये सारी चीजें आज मेरे को वो चीज का मतलब समझ में आता है कि यार मेरे घर वालों ने बहुत सारी चीजें में मेरे को सपोर्ट किया है। नहीं तो मैं एए में भी शुरुआती में आया था ना, तो यही कंप्लेंट लेके आया था कि यार मैं सुधरना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब मेरा वो दृष्टिकोण था ही नहीं। मेरा दृष्टिकोण कैसा था कि तुम मेरी लाल करो, तुम जो है ना मेरे को अच्छा बोलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत, क्योंकि मैंने अपने आप की तरफ कभी देखा ही नहीं ना। और 2016 से लेके 2018 तक, 18 में मेरे घर वालों को ऐसा लगा था कि यार चलो अभी ये बंदा अभी बच्ची हुई है तो सुधर जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि वो टाइम तक है ना मेरे को पूरा अल्कोहलिज्म, ये बीमारी ने पूरा जकड़ लिया था। मैं ईमानदारी से बोलता था, ईमानदारी से, कि यार कल से शराब नहीं पीना यार, कल से शराब, मर जाएगा लेकिन साला शराब नहीं पिएगा। दूसरे दिन सुबह उठता था, पता नहीं यार हाथ पैर हिलना स्टार्ट होता था, मेरे को पीना ही पड़ता था। और ये 2018 से लेके 2020 तक मैंने देखा ना, मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, मैंने बहुत सारे कसमें खाए। मैंने मेरी लड़की के सर पर हाथ रख के कसम खाया, मैं मेरी वाइफ के सर पर, मेरे पिताजी के सर पर, हाँ सब भगवान को, भगवान के उधर हाथ रख के कसम खाया। 2 साल मैं ये सब करता था। लेकिन पता नहीं यार क्या हो जाता था, फिर से मैं पी लेता था शाम को। और होता ये था ना, होता ये था कि ये उधर है। और होता ये था कि मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता था। मैं बोलता भी था, मैं हेल्प भी मांगता था कि यार मेरे को बंद करने की सही में बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं कैसा बंद करना है। तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाते थे। डॉक्टर बोलता था अरे बंद करना है तो मत पियो। अरे यार इतना सिंपल होता तो मेरे को क्यों नहीं जमता है, मेरे को होता ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है दारू बंद करना। तो फिर बाद में मेरे घर वालों को ऐसा लगना स्टार्ट हुआ कि ये झूठ बोलता है, साला बंद करने का बोलता है और शाम को पी के आता है, बंद करने का बोलता है और साला शाम को पी के आता है, बंद कर, मतलब
मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। मेरे को कोई पूछता भी था ना क्यों पीता है, मैं बोलता था मेरे को ही पता नहीं। कभी कभी ऐसा लगता था यार ये मेरे शरीर की अभी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि मेरे हाथ पैर हिलना स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों 2020 में जैसा लॉकडाउन लगा तब एक उम्मीद आई थी कि यार चलो यार दुकान ही बंद रहेगा, क्योंकि मेरे जैसा अल्कोहलिक क्या है ना कि मेरे को अगर नहीं दिया ना तो मैं कंडीशनली सोबर रह सकता हूँ। कि अगर मेरे को आपने लॉक कर दिया, किसी कमरे में लॉक कर दिया, इसलिए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और वो सब होते हैं ना कि यार इसको लॉक कर दो, अरे ये पिएगा नहीं। तो मेरे जैसा बेवड़ा वैसा रुक सकता है कंडीशनली, तो मैं भी वैसा कंडीशनली लॉकडाउन में मैं रुक गया था, क्योंकि किधर मिल रहा ही नहीं था। लेकिन जैसा लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, सबसे पहला दोस्तों मैंने लिया, मैं जाके शराब पिया। तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि दारू बंद नहीं हो रही, मेरा प्रॉब्लम ये था कि साला वो बंद हुआ दारू जो है ना, वो साला मेरा वो कंडीशंस हटा दो तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक प्रॉब्लम मेरा दारू रुकाना था ही नहीं, मेरा प्रॉब्लम था कि रुकी हुई दारू जो है वो फिर से स्टार्ट होती थी, और वो फिर से ऐसे तीव्रता से या ऐसे इससे स्टार्ट होती थी कि लास्ट टाइम जो बर्बादी किया है ना उससे दुगना तिगना पता नहीं कितना एक्स लगता था आगे। मतलब लास्ट टाइम अगर मैंने 50-100 रुपए का नुकसान किया रहेगा तो ये टाइम पे सीधा लाखों में नुकसान हो जाता था मेरे से। हाँ, पता नहीं लास्ट टाइम मेरे को है ना सिर्फ उल्टी होता था, तो ये टाइम मेरे से है ना सीधा वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिट होता था। इतना मतलब इतना मेरा ये इतना प्रोग्रेसिव होता था, फास्ट। और वही फिर उसी इसमें मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद में मैं 2 महीना मीटिंग किया। 2 महीना में मीटिंग से बिल्कुल चीटिंग फिटिंग कुछ नहीं किया। मैं कंटिन्यू मीटिंग्स में आता था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे आते रहो ना तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा हो जाती है। तो मैं शुरुआती में आया, फिजिकल मीटिंग्स करता था, और एक ही मीटिंग की पूरे महाराष्ट्र में चालू, और वो मंदिर में होती थी, और उधर जाता था मैं, और उधर बैठता था। 2 महीना मैं सोबर रहा। 2 महीने के बाद में अराउंड 45 डेज, मेरे ख्याल से 45 डेज के अंदर मैं फिर से पिया। और दोस्तों फिर जो मेरी हालत हुई थी ना, वो मतलब एकदम अनबेरेबल थी। मतलब वो मैं बता नहीं सकता हूँ। जो जो मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अनुभव सुने थे वो मेरी जिंदगी में होने लग गए। मतलब मैं ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे पास ना कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। मतलब एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट एक्सपीरियंस बॉम्बे की ट्रेन में। मतलब मेरा एकदम लास्ट एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं बॉम्बे की ट्रेन में, हमारे यहाँ से अंबरनाथ से लेके सीएसटी एक ट्रेन चलती है। वो ट्रेन चलती थी, मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया था, तेरे को जो करना है कर, जो मरना है मर जा, जीना है जी ले, तेरे को जो करना है वो कर, कोई तेरे को आड़ाने नहीं आएगा। लास्ट मेरा वो पोजीशन था यार, अभी क्या करूँ यार मैं, मेरे को ना कोई पैसा दे रहा है ना कोई मेरे को ये दे रहा है। एक बनियन था, सिर्फ एक बरमूडा था, और ऐसे कंडीशन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके गया था मैं। वो टाइम पे मैं बचा सकता था, लेकिन नहीं ना। मेरे जैसा आदमी कैसा है ना, उसको मतलब जो भी थोड़ा स्ट्रगल चाहिए ना रिकवरी के पीछे। मेरे को इजीली जो मिलता है ना वो मेरे को हजम नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं लास्ट में तो ऐसा था कि उधर ही रास्ते पे ऐसा किधर किधर घूमता था, पता नहीं कौन सा आता नहीं, पता नहीं किधर नहीं, लोग मारते थे क्या करते थे। और फिर उसके बाद में फिर कचरे के इसमें जाता था, उधर से वो झाड़ू वाड़ू कुछ मिला हाथ में, वो ऐसे कपड़ा वपड़ा मिला, उधर से मैं अंबरनाथ ट्रेन में बैठता था, और पूरे ट्रेन को पिछले डब्बे से लेके तो आगे के डब्बे तक सीएसटी आने तक मैं साफ करते करते जाता था। लोग मेरे को 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसा देते थे, और फिर आते वक्त रिटर्न भी वैसे आता था। और कल्याण स्टेशन जो है हमारे इधर, वहां पे उतरता था मैं, उतरता था, और वहां मेरी पंटर लोगों की गैंग थी, मेरे जैसे ही थे वो भी। फिर उनको दिखा, हम लोग पैसा गिनते थे, और अच्छा खासा पैसा मिलता था। फिर वो बोलते थे अरे देख यार रोहित भाई आया, ये आया वो आया। फिर वो बोलते ना, वो अहंकार फिर जागता था कि देख यार अपन साला आम आदमी नहीं है। और वो क्या, वो मैं उनको पिलाता था करके वो मेरे को क्या क्या बोलते थे। और फिर ऐसी कंडीशन में मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं। मैं क्या कर रहा था ना मेरे को ही मालूम नहीं दोस्तों, क्या कर रहा था मेरे को
सही में मालूम नहीं। मेरे को ऐसे ऐसे शराब ने ऐसे ऐसे जगह पे मेरे को लेके गया ना, मेरे को मालूम नहीं, मैं 2-3 बार मरते मरते बच गया हूँ। मैं एक बार तो मॉर्ग रूम में भी रह के आया हूँ कि साला मरेला है। लेकिन पता नहीं यार क्या भगवान की, ईश्वर की क्या इच्छा थी, अल्कोहलिक एनोनिमस में फिर से मैं आया। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, पता नहीं यार मेरे को क्या, मैं मेरी वाइफ के सामने बोलूँ, मेरे घर वालों के सामने मैं सीधा रो पड़ा कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, आप कुछ भी करो, मेरे को हेल्प करो। और फिर मेरे घर वालों ने एक ए मेंबर को कॉल लगाया, और एक ए मेंबर को कॉल लगाया, और वो कॉल था सीधा दुबई में। और फिर वो मेंबर से बात किया मेरे घर वालों ने कि ये अंधेरे में अपने आप को रखता है, ये किससे बात नहीं करता है, भगवान को हाथ जोड़ता है तो मरने की दुआ मांगता है, मेरे को उठा लो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, ऐसा बोलता है। फोन पे किसी से बात नहीं करता है, जरा आप इससे बात करो। और वो बंदे ने उस दिन मेरे से पहले बात किया, और बात किया, और कहीं ना कहीं है ना दोस्तों, मेरे को लगता है ना वही मेरी शुरुआत थी यार। उसने इतना होप दिया, मैं तुरंत सोबर नहीं हुआ। मैं उससे बात किया, ऐसा नहीं, 10-15 दिन में उससे बात तो कर रहा था, लेकिन मैं साथ में पी रहा भी था। और फिर पता नहीं यार 24 नवंबर 2021 को वो दिन आया, और 24 नवंबर 2021 को वो जो दिन आया, और वो दिन आने के बाद में मैं उससे हेल्प मांगा कि यार अभी साला जो भी हो जाए, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। 25 तारीख को सुबह सुबह उसने बोला कि यार ब्रश वश कर ले और बिग बुक खोल। वो ब्रश पकड़ने को ताकत नहीं था दोस्तों मेरे अंदर, मेरे हाथ हिलते थे, हाथ मतलब पेस्ट नीचे गिरता था, या ब्रश पकड़ ही नहीं पा रहा था। और फिर हाँ, वो ब्रश पकड़ने के लिए मैं फिर से गया, और वो दो 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 नीप लेके आया, और 2 नीप लेके आया, बोला भी पिएंगे, जो होएगा वो देखेंगे। और साला वो पिया मैं, वो मेरे को मालूम नहीं था आज तक का वो मेरा लास्ट था, मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा क्या हुआ यार, उसके बाद में मेरे हाथ पैर हिलना जो थे बंद हो गए। और फिर ब्रश वश किया, शेविंग वेविंग किया, और फिर से वो भाई को फोन लगाया, बोला यार मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को पीना पड़ा यार, मेरे को रुकना है। वो बोले अभी तू है ना शाम को भी पिएगा। तो मैं बोला शाम को नहीं पीना है, उसके लिए क्या करूँ वो बताओ। फिर सबसे पहले डॉक्टर के पास जा, उधर डिटॉक्स हो जा, क्योंकि जब तक तेरे पेट में शराब है ना, वो और मांगती रहेगी, तेरे को क्रेविंग, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग हो जाएगी, क्रेविंग तू कंट्रोल नहीं कर सकता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं बोला यार जिंदगी में मैं मतलब वो टाइम पे जो 2 नींद पिया ना, उसमें मैं नॉर्मल हो गया था, मेरे को नशा वशा तो नहीं चढ़ गया था, लास्ट लास्ट में मेरे को दारू का नशा नहीं होता था, तो मैं नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल होने के बाद में मैं बोला अभी ये भाई को फिर से फोन करते हैं। और फोन करने के बाद उसने मेडिकल हेल्प लेने के बाद मेरे को बोला मेरे को कॉल करना। और फिर कॉल करने के बाद में दोस्तों उसने सबसे पहला मेरे को बिग बुक खोलने बोला, ऑन द वेरी सेम डे, ऑन द वेरी सेम डे। ऐसा नहीं कि अभी 90 दिन 90 मीटिंग कर, अभी आते रहना, अभी ये करना वो करना, नहीं, ऑन द वेरी सेम डे उसने बोला यार अभी आपको बिग बुक खोलना पड़ेगा, ये बीमारी समझ पहले, तू ये बीमारी समझेगा नहीं तब तक तेरे को इसका इलाज ही मालूम नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो किताब मैंने फर्स्ट टाइम खोला, चाय के दाग वाग थे उसके ऊपर, क्योंकि मैं उसको उसके लिए यूज करता था ना, उसके लिए यूज करता था। चाय का ग्लास रख दिया, पता नहीं कैसी गंदी करके रखा था उसको, और इतने दिन बाद किसी ने खोलने बोला और खोला मैंने, और बोले पहले बीमारी का जानकारी दे, तब तक तेरे को सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। उसने मेरे को एक बार इतना सही बोला था ना कि बोले रोहित क्या है ना रे, पेट अगर दुखता है ना तो तेरे को सर्दी का गोली नहीं चलेगा, तेरे को पेट का ही गोली लेना पड़ेगा। तो क्या है ना, तू मीटिंग्स में आता है, तेरा क्या दुखता है ये तो तेरे को मालूम होना चाहिए, ताकि तू सही तरीके से वही दवाई ले पाएगा। और सही में दोस्तों मैंने देखा ना, तो मेरा भी वही हालत था, पेट दर्द कर रहा है और मैं सर्दी की दवाई खा रहा था। मतलब क्या, मेरे को मेरा प्रॉब्लम ही मालूम नहीं है, मैं दवाई तो खा रहा हूँ, कौन सी खा रहा हूँ वो मालूम नहीं। और
वही है, मीटिंग्स में आने के बाद में, इसलिए मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम ही मालूम नहीं था। लेकिन जैसा मैंने बिग बुक हाथ में उठाया, और दोस्तों उस दिन से मेरा पूरा जर्नी चेंज हो गया। तुरंत ऐसा ओवरनाइट नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारा एक्शन है, मतलब मेरे को एक्शन करना पड़ा। तो जैसा हमारा किताब बोलता है कि मेरे को पहले मान्य करना चाहिए कि मैं एक शराबी हूँ, एक शक्तिहीन हूँ शराब के सामने, और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये तो मैं मान लिया था, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया ही उसके लिए था कि यार मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, कंट्रोल में भी नहीं पी सकता हूँ, और मैं उसको इच्छा होने के बावजूद भी छोड़ नहीं सकता हूँ, और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त है। अच्छा, तो मेरे को पहले लगता था कि साला दारू पीने के बाद की अस्त व्यस्तता के बारे में बात करता है। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मैंने ये देखा कि मेरा एक्चुअली जिंदगी अस्त व्यस्त है, इसलिए मैं दारू पीता हूँ। मतलब मेरे अंदर से अगर दारू भी निकाल दो, क्योंकि 2 महीना तो मैं पिया नहीं था, फिर क्यों पिया? क्योंकि अस्त व्यस्तता, मैं अस्त व्यस्तता को मैं हैंडल ही नहीं कर सकता हूँ। मैं वो अस्त व्यस्तता जो अनमैनेजेबिलिटी है ना, उसको मैं हैंडल ही नहीं कर सकता हूँ, और मैं वो हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वास्तविकतेपासून पलायन, हमारे मराठी में एक बोलते हैं कि वास्तविकता जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी प्रेजेंट अभी मेरे साथ हो रहा है वास्तविक में, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, उसको मैं क्या बोलते हैं ना, स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। करके जाके फिर मेरे को सिचुएशंस हैंडल नहीं होते, मेरे को कोई भी चीज को मैनेज नहीं करते आता है, और फिर मेरे को सबसे पहला रेस्टलेस होता है, इरिटेबल होता है, डिसकंटेंटेड होता है, मेरे को फिर बेचैनी चालू हो जाता है, मेरे को चिड़चिड़ाहट चालू हो जाती है, मेरे को असंतुष्टि होती है, असमाधानी होता हूँ। अरे यार लोग कैसे मिले मेरे को। इन रिकवरी में ये सोचता था, मालूम है आपको, इन रिकवरी में ये सोचता था, साला यार कैसे घर वाले मिले यार मेरे को, साला कौन से देश में पैदा हो गया मैं। इन रिकवरी, दारू दूर है, लेकिन मेरा बिहेवियर पैटर्न वही था जो एक शराबी का होता है, या जो मैं जब प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक था तब मेरा वही बिहेवियर था जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद सिर्फ दारू निकल गई थी। बिहेवियर वही था, इसलिए दृष्टिकोण भी वही था, वही चश्मा था जिसमें से लोग मेरे को दोषी दिखते थे। वो ऐसे कलर का चश्मा था, जिधर जिधर मैं देखता था ना, उधर उधर मेरे को लोग दोषी दिखते थे। मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर क्या है, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा। और जैसा ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये कदमों का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जैसा ये स्वीकार किया कि हाँ यार अपन अपन अपना जिंदगी नहीं संभाल सकते ना, मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था यार। बोले अरे रोहित यार तेरे घर में एक अलमारी है क्या? तो मैं बोला हाँ है ना। कौन सी अलमारी है? तो एक्चुअली उसने मेरे को पूछा था लोहे की है या लकड़ी की है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे घर में गोदरेज का अलमारी है। बोले साले तू पक्का बेवड़ा है साले, क्योंकि गोदरेज की अलमारी, ये भी मैं ग्रैंडियोसिटी बता रहा था उसको। उसने बोला मैं तेरे को गोदरेज की क्या कौन सी, ये नहीं पूछा, मैं तेरे को ये पूछा कि यार अलमारी लकड़ी की है क्या लोहे की है? तो बोला हाँ यार लोहे की भी है और लकड़ी की भी है मेरे घर में। तो अगर उसको हिलाना रहता है तो तू क्या करता है? तो मैं बोला यार उसको अगर मेरे को एक रूम से दूसरे रूम में अगर हिलाना है ना, तो मैं अकेला तो नहीं कर पाता हूँ यार, मैं हेल्प लेता हूँ। तो कितने लोग लगते हैं बोले तेरे को? तो मैं बोला 2-3 लोगों से हिलता है वो। तो अकेला कोशिश किया क्या कभी? मैं बोला अरे बहुत बार कोशिश किया, मेरे अकेले से नहीं होता है। बोले साले एक अलमारी हिलाने के लिए तेरे पास ताकत नहीं है, इधर तेरी जिंदगी का सत्यानाश हुआ है, और वो सत्यानाश होने के लिए तू एक अलमारी हिलाने के लिए हेल्प मांग सकता है। इधर जिंदगी का सत्यानाश हो चुका है, उसके लिए तेरे को हेल्प मांगने के लिए प्रॉब्लम है। और फिर किधर ना किधर देखा मैं कि मैं क्यों हेल्प मांगू, मेरे अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है ना। मेरे को कमजोरी लगता है ये, किसी को हेल्प मांगना मतलब मेरे को कमजोरी लगता है। स्वीकार करना मेरे लिए कमजोरी है, मेरे लिए ताकत नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पहला कदम जब मैं किया, तो मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि एक्सेप्टेंस ये मेरी ताकत है बहुत बड़ी। कि मैं अगर एक्सेप्ट करना जब स्टार्ट करता हूँ ना,
तो बहुत सारी चीजें मेरी ऐसी सॉल्व होना स्टार्ट होता है। और जो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मैं शराबी हूँ, मैं मेरी जिंदगी को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है और मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये अस्त व्यस्तता में से निकालने के लिए किसी की तो हेल्प चाहिए। और वो किसकी हेल्प चाहिए, तो जैसा दूसरा कदम में गया मैं, तो मेरे को बोला कि ये ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वरी जो है, अगर मैं ईश्वर बोलो या उच्च शक्ति बोलो, मेरे से उच्च शक्ति, कोई भी मानवीय शक्ति मेरे को इस बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकती ना। तो मेरे से एक ऊंची शक्ति है, वो मेरे को इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। तो मेरे को वो ऊंची शक्ति को हेल्प मांगना चाहिए। तो वो हेल्प मैं कैसे मांगूंगा? अगर मैं अपना खुद का आज भी चलाऊंगा तो मैं थोड़ी हेल्प ले पाऊंगा। मतलब मेरी जिंदगी में अस्त व्यस्तता भी है, मेरी जिंदगी में भगवान भी है, फिर भी मेरा लाइफ क्यों नहीं सुधरता है? क्योंकि उस भगवान को मैं कभी काम ही नहीं करने दिया ना। तो मेरे को तीसरा कदम में जैसा गया मैं, तो मेरे को बोला अभी रोहित तू तेरी इच्छा चलाना बंद कर दे यार। तेरी जो इच्छा है ना, क्योंकि तेरी इच्छा जो है ना, वो मैं देखता हूँ ना, मेरी इच्छा है कैसी है मालूम है? मेरी इच्छा है स्वार्थी इच्छा है। मतलब मैं ये देखता हूँ ना कि यार नागपुर जाऊंगा तो विजय भाई मेरे को क्या देंगे, ये फलानी जगह पे जाऊंगा तो आनंद में जाऊंगा तो मनीष भाई मेरे को क्या देंगे, ये करूंगा तो वो मेरे को, मतलब मेरी इच्छा है क्या है मालूम है? मेरी इच्छा है स्वार्थी इच्छा है। मेरी इच्छा है मतलब क्या है? दूसरे का कितना भी नुकसान हो, मेरा फायदा होना चाहिए। हाँ, तो ये किधर ना किधर। और बिग बुक में बोलता है ना कि हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में भी लिखा है ना कि अगर मेरे को तीसरा कदम करना है तो सबसे पहले मेरे को ये मानना पड़ेगा कि मैं मेरी जिंदगी में अपनी खुद की इच्छा करने के बाद मैं हमेशा असफल रहा हूँ। मैं कभी सफल नहीं हो पाया खुद की इच्छा चला के। ये सबसे पहले मेरे को मानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी कन्विंस्ड दैट एनीथिंग रन ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी अ सक्सेस। ये बिग बुक की लाइन से मतलब मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाया खुद की इच्छा चला के, ये मेरे को मानना पड़ेगा अगर मेरे को थर्ड स्टेप करना है। मतलब क्या, अगर उस भगवान को काम करने देना है तो मेरे को ये मानना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से चलाता हूँ तो मैं यशस्वी नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे को मानना पड़ेगा। और ये जब मैंने मानना स्टार्ट किया, ये तो ऐसा नहीं है ना कि यार एक दिन में मान लिया, ऐसा नहीं है। मैं रोज है ना, मैं कभी कभी मेरे अंदर वो आज भी आ जाता है। ऐसा तो नहीं कि अभी यार एकदम संत महात्मा एकदम बहुत बड़े ये बन गए, आज भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन आज दोस्तों मेरे को अवेयरनेस आता है कि यार रोहित तू फिर से है ना वो भगवान को काम नहीं करने दे रहा है, उसकी इच्छा जो भी है चलने दो ना यार। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब वो भगवान मेरी जिंदगी चलाना स्टार्ट करता है तब मेरी जिंदगी में जो भी है ना, फिर चमत्कार होने स्टार्ट होते हैं। मेरे को ऐसा महसूस होता है हमारे थर्ड स्टेप का बहुत बड़ा आश्वासन है कि हम लोगों का पुनर्जन्म हुआ। और सही में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये 25/11/2021 दोस्तों मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे मेरे घर वाले इतना जोर जोर से शोर से नहीं सेलिब्रेट करते जितना मेरे सोबराइटी डेट करते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग। 25/11/2021 बोलते यार यही वो दिन है जहाँ पे तेरा जन्म हुआ है फिर से। और कहीं ना कहीं दोस्तों फिर मैं प्रार्थना बोलना स्टार्ट किया, भगवान को मानना स्टार्ट किया। भगवान ने मेरे सामने ऐसी ऐसी, मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि यार भगवान ने मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आऊंगा और तुरंत मेरे को जॉब लग जाएगा। तो मेरे को 6 महीना लगा, लेकिन एक अच्छा खासा जॉब लग गया मेरे को अभी 4 साल होंगे उधर, ये जून में। तो ये जून में मैं 4 साल उधर भी काम किया। मतलब मेरी सोबराइटी के बाद पहला जॉब है मेरा ऐसा कि इतना साल में टिका हूँ। तो मैं क्या 1 साल 1.5 महीना, कोई बोलता था 1,000 रुपए बढ़ा के देता हूँ, कोई बोलता था 2,000 3,000 बढ़ा के देता हूँ, मैं उधर भाग जाता था। आजकल मेरे को है ना बहुत सारे लोग बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। क्यों? कि भगवान ने जो भी दिया है ना यार, मेरा रोजी रोटी, मेरा चूल्हा जलता है घर का, अगर उसकी इच्छा रहेगी ना तो वो 100% है ना, वो ऐसे सूत्र हिलाएगा ना कि मेरे को झक मारा के वो जॉब छोड़ के दूसरा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आज वैसे मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
मेरे को लोग बुलाते हैं, इतना बढ़ा के देता हूँ, ये करके देता हूँ। नहीं यार, अब मैं खुश हूँ इधर, और इसके वजह से मेरा कंपनी में ट्रस्ट बैठ गया। मैं जिधर काम करता हूँ ना, कि नहीं यार इसके जैसा लड़का चाहिए। इन लोग को तो मालूम भी नहीं कि साला ये बेवड़ा है, इन लोग को मालूम भी नहीं मेरा हिस्ट्री क्या है, किसी को मालूम नहीं। सिर्फ मेरे को बोलता है ना कि रिगरस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं बोलता है, रिगरस ऑनेस्टी। एक होता है प्रामाणिकता, एक होता है कठोर प्रामाणिकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ये प्रोग्राम है, ये कठोर प्रामाणिकता वाला है। कठोर प्रामाणिकता का डेफिनेशन मैंने क्या सुना मालूम है? ईमानदारी मतलब क्या है कि ईमानदारी, हाँ ठीक है यार, हाँ जो है जैसा है प्रामाणिकपने एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो। और कठोर प्रामाणिकता मतलब क्या कि चाहे मेरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे को बस ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को बुरा लग रहा है, जाने दे आज झूठ बोल लेता हूँ। नहीं, मेरा नुकसान हो रहा है, जाने दे आज झूठ बोल लेता हूँ। नहीं, तेरा नुकसान हो रहा है ना, तो भी तेरे को सच ही बोलना पड़ेगा। दैट इज रिगरस ऑनेस्टी। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो ये धीरे धीरे मेरे को समझ में आया यार, कि साला ये इतना डेप्थ है, ये पूरा मेरा पर्सनालिटी चेंज करने का प्रोग्राम है। और उसके बाद में दोस्तों, मैंने अपना खुद का इन्वेंट्री लिया, और खुद का इन्वेंट्री लेने के बाद में जो वो चश्मा था ना, जिस चश्मे से लोग मेरे को दोषी दिखते थे, वो चश्मा उतर गया। अभी वो चश्मा उतर गया, मेरे को अभी सब लोग बराबर दिख रहे थे। मेरी मेरी गलतियां मेरे सामने हाईलाइट हो रही थी कि मैं कैसा लोगों के साथ रहा, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या बीमारी है, मेरे अंदर मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट कैसा है, मैंने किन लोगों को हानि पहुंचाई है। ये धीरे धीरे दोस्तों, मैं जब दूसरे भाई के साथ, ईश्वर के साथ, मैं जब ये ऑनेस्टली शेयर करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो धीरे धीरे मेरे को भगवान के करीब आने का महसूस होता है। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों कि क्या फीलिंग थी वो। बॉम्बे में हमारे इधर सेंट जेवियर्स कॉलेज था, और वो कॉलेज के सामने मैं एक बंदे को ये मेरी पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा था कि देख यार, मैंने ऐसा ऐसा किया है। और बेस्ट पार्ट ये था कि इतना सब सुनने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये मेरे को बहुत बोलेगा कि यार छी यार, क्या आदमी है तू, क्या थर्ड क्लास आदमी है तू, हाँ ऐसा घटिया काम किया तू जिंदगी में। मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि ये सामने वाला बंदा ऐसा बोलेगा, लेकिन वो मेरे को वैसा कुछ भी नहीं बोला। वो मेरे को बोला, अरे यार रोहित, तेरी स्टोरी और मेरी स्टोरी बिल्कुल सेम है यार। और वहां पे मेरे को शॉक हो गया कि साला मेरे को, अगर ये स्टोरीज मेरा मेरा अपने खुद के अनुभव अगर मैं लोगों के सामने बोलूं, तो पता नहीं मेरे घर वाले भी मेरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन ये बंदे ने मेरे को कुछ भी उपदेश बोलो या कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। और वहां पे दोस्तों मेरे को है ना, वो जो फीलिंग थी ना, यार भगवान अपने साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। भगवान ने बहुत क्या बोलते हैं ना, मतलब मैं महसूस कर रहा था उस हायर पावर को या उस ईश्वर को। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वहां से ही मेरी यार पूरा लाइफ चेंज होना शुरुआत हो गया। क्योंकि अभी मेरे को पता चल गया था कि मेरे अंदर फ्लॉस क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या लाइबिलिटीज है, मेरे अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स है। और अभी वो डिफेक्ट्स को क्या बदलना है। अभी बेईमानी है तो यार ईमानदार रहो। उसके वजह से जो है दोस्तों, मैं ऑफिस में जॉयफुल रहने लग गया। नहीं तो साला पहले ना हर एक चीज में झूठ का सहारा लेना पड़ता था, हर एक चीज में। अरे आज लेट क्यों आया, अरे बॉस आज ट्रेन लेट था। अरे आज ये क्यों किया, अरे बॉस आज ऐसा हो गया। और दोस्तों, मैं कभी कभी सच नहीं बोला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ना मेरी जिंदगी में कि यार मैं बोला, साला मेरा ट्रेन का पास खत्म हो गया था। और ट्रेन का पास खत्म हो गया था, रात भर में एक वेब सीरीज देखते बैठा। दूसरे दिन ट्रेन का पास खत्म है, मेरे को सुबह में 7 का ट्रेन पकड़ता हूँ, तो उस दिन मेरे को 6:30 बजे ही पहुंचना था, क्योंकि मेरे को पास भी निकालना था। तो उस दिन मैं रात भर वो वेब सीरीज देखा। वेब सीरीज देखने के कारण मैं सुबह उठ नहीं पाया, और उठ नहीं पाया तो 7:30 बजे जैसा मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचता हूँ, देखता हूँ हे लंबी कतार। अभी वो लंबी कतार देखने के बाद में मेरे को सबसे पहला गुस्सा आया वो लाइन पे, जिन लोगों का मेरा और उन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं। मैंने पहले वो लाइन देखी और मेरे को ऐसा गुस्सा आया, मैं बोला साला इन लोग को आज ही टिकट निकालना था क्या। फिर बाद में मैं एक लाइन में खड़ा रह गया।
फिर एक लाइन में खड़ा रहने के बाद में मेरा नजर वो लाइन पे होना चाहिए, तो मेरा नजर बाजू वाले लाइन पे। साला यार ये कब, ये तो आगे आगे भाग रहा है, साला मेरा लाइन पे कौन बैठा है। फिर आगे देखा वो टिकट निकालने वाली लेडी है, फिर वो लेडीज पे रिजनमेंट। साला यार ये क्या लफड़ा हो गया। मतलब मेरा एक गलती कि मैंने वो टाइम पे मेरा पास नहीं निकाला, उसके लिए मेरा कितना अस्त व्यस्त हो गया। और फिर 1.5 घंटा मैं अंबरनाथ से लेके अंधेरी तक सिर्फ यही सोच रहा था कि आज बॉस को मैं क्या झूठ बोलूंगा। दोस्तों ये रिकवरी में बोल रहा हूँ, मैं 1.5 घंटा मैंने ये वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि आज मैं क्या झूठ बोलने वाला हूँ। लेकिन बोलते हैं ना यार, हमारे इधर गॉड्स ग्रेस ऐसा है, भगवान की कृपा से मैं ऑफिस चढ़ रहा था और मेरे को पता नहीं क्या है यार, मैं एक मेंबर को कॉल लगाया। मैं बोला साला यार भाई यार ऐसा ऐसा है यार, रात को है ना मैं साला लेट सोया लेट उठा, अभी ऑफिस भी लेट पहुंच रहा हूँ और क्या पता नहीं अभी क्या बवाल होने वाला है, अभी बोल दूंगा। बोले साले अभी ए में आने के बाद स्टेप्स तुम इतना बोलते हो, ये बोलते हो, अभी भी बेईमानी क्या होएगा। बोले ज्यादा से ज्यादा जा ईमानदारी से बोल दे। और दोस्तों सही में बोलता हूँ ना, उस दिन से लेके आज तक मैं कभी मतलब लेट उठा ही नहीं हूँ, कभी लेट ऑफिस में गया ही नहीं हूँ। एक आध बार गया रहेगा, वो भी ऐसा फोन पे बोल दिया कि आज मेरे को आने को थोड़ा लेट होएगा करके। लेकिन उस दिन के बाद उस ऑफिस में गया, जब सब लोग देख रहे थे, सब लोग देखने के बाद मेरे को ये पता चला कि यार भगवान का नाम लिया। बोला भगवान यार आज मैं पहली बार ईमानदारी से प्रामाणिकता से मैं मेरे बॉस को सब सही सही बोलने वाला हूँ, आप संभाल लेना। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को केबिन से बुलावा आया, बॉस के केबिन में जाके मुंडी नीचे करके खड़ा था और बॉस ने बोला कि अरे रोहित आज लेट क्यों हो गया, हर बार तेरे को ये बोलना ना पड़े, ये होएगा वो होएगा फलाना होएगा, हाफ डे लगेगा ऐसा लगेगा। मैं बोला बॉस मैं कल रात को हाँ वेब सीरीज देख रहा था और सुबह लेट उठा और उसमें पास भी खत्म हो गया था, तो सब मेरा गलती है। बोला बॉस मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को झूठ नहीं बोलना है अभी। ऐसा मैंने मेरे बॉस को बोला। वो चौंक गया, साला एक कौन है साला ये इतना ईमानदारी से बोल रहा है, कौन बताता है ऐसा, वेब सीरीज देख रहा था ये वो, कौन है बोले ये। वो मेरा बॉस बोलता है कि साला उसने पूरा सब लोगों के सामने लेके गया, इसको पूछो बोले ये लेट क्यों आया करके। दोस्तों उस दिन मेरे बॉस ने ये बोला अभी तेरे को पता चल गया ना कि तेरे को यार सुबह जल्दी आना रहता है, रात को ये सब मोबाइल वोबाइल ये नहीं। दोस्तों उस दिन से लेके आज तक मैं ऐसा सोते वक्त या ऐसा ऐसा कभी नहीं यूज करता हूँ और मैं भगवान को प्रे करके सोता हूँ। उस दिन भगवान पे और विश्वास बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को टर्मिनेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को किसने चिल्लाया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई हंसा नहीं। मेरे को ऐसा लगता था ये रीजंस दूंगा तो यार मेरे को टर्मिनेट कर देंगे, मेरे को बॉस क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। उस दिन भगवान को प्रार्थना किया, ईमानदारी से बोला। उस दिन पता चला यार ईमानदारी जो है वो मेरे 100 झूठ से एक ईमानदारी बहुत भारी है। उस दिन में मेरे ऑफिस में देखा पूरा जॉयफुल वातावरण। आज मेरे ऑफिस में देखोगे, मेरे साथ कभी आओगे, मेरा बॉस वगैरह देखेंगे, अरे मेरे को एक दोस्त की तरह सब सारी चीजें मेरे साथ शेयर करता है। मेरे को कोई ओपिनियंस मांगता है, साला मेरे से कोई कुत्ता ओपिनियन ना मांगे। मेरे घर वाले ओपिनियन कभी नहीं मांगते, बोलते थे साला इससे ओपिनियन मांगो घाटे का सौदा है, ये कुछ ना कुछ घाटा कर देगा। दोस्तों आज वैसा नहीं है। आज हर एक चीज में मेरे से पूछ के किया जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को आके पूछो रे बाबा, मेरे को आगे पूछो। वो एक रिस्पेक्ट, वो एक ये दिया मेरे को किसने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये दिया किसने मेरे को, तो ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया यार। जिंदगी को देखने का जो मेरा नजरिया था ना वो पूरा बदल चुका है। आज मेरे को सिर्फ एक ही चीज है कि मैं लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। सिर्फ बेवड़ा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल लोग भी बोलता हूँ। मेरे से जितना हो सके ना मैं लोगों को हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। हाँ चाहे बहुत पैसे वाला या ऐसा फाइनेंशियली मेरे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना मेरे अंदर जो भी टैलेंट है या मेरे अंदर जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मेरे को आता है, अगर मेरे आने से अगर किसी का अगर फायदा होता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और उसके वजह से ना दोस्तों मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं देखता हूँ मैं जिंदगी में
जो मैं अपने आप के लिए नहीं कर पाया था, मैं आपको बोलता हूँ ना, 6 महीने में मैं एक जॉब पे लगा था। मैं क्यों, मेरे पास 5 रुपए नहीं थे यार खाने के लिए, कुछ नहीं कुछ, अगर मिलते भी थे ना तो मैं खाता नहीं था, मैं उसको बचा के रखता था। मेरे को लगता था यार 5 रुपए वेस्ट काय को करने का, बीड़ी बंडल आता है 5 रुपए में, पेट में भरने के बाद क्या होने वाला है, कुछ नशा थोड़ी होगा। एटलीस्ट बीड़ी बंडल लूंगा तो साला यार एक पेग के बाद में थोड़ा किक तो बैठेगा। ये मेरा थिंकिंग था। मैंने कभी पेट के लिए खाया नहीं दोस्तों। मैं वो रेशन स्टेशन पे जो हमारे इधर वो क्या बोलते हैं ना, वो पेटिस और वेटिस मिलता है, रगड़ा रगड़ा और पाव मिलता है। तो लोग क्या करते थे, वो पाव में से ना वो जो ज्यादा मगज होता है ना वो बाहर निकाल के बाजू में रखते थे और वो पेटिस के साथ ऊपर पाव। मैं वो पड़ा हुआ मगज उठा के लेके जाता था और उसका चकना करके खाता था मैं। ये मेरी हालत थी अल्कोहलिज्म में। आज मेरे को बोलने को बिल्कुल शर्म नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि यही मेरा जो है ना, यही मेरा ट्रेजर है। मेरे पास, मैं इधर कुछ भी लेके नहीं आया, मैं इधर हार के आया एकदम। और आज भी मैं अपने आप को हारा हुआ ही मानता हूँ। मैं कोई कोई जंग जीता नहीं और मेरी उतनी औकात भी नहीं है जीतने की। मैं जब तक ये अपने आप को हारा हुआ, अपने आप को नीचे मानता रहूंगा ना दोस्तों, तब तक मेरा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम करता रहेगा। मैं अगर अपने आप को डेढ़ शाना, मैं अगर अपने आप को मैं कौन तो भी हूँ, मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मेरे को बहुत कदम आते हैं, मेरे को ये आता है, मेरा आध्यात्मिकता गिरना स्टार्ट होएगा। और मेरा जिस दिन आध्यात्मिकता गिरते 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 मेरे हाथ में फिर से एक बार दारू आएगा। और फॉर एन अल्कोहलिक लाइक मी टू ड्रिंक इज टू डाई, ये हमारे किताब में बोला है। मेरे लिए शराब पीना मतलब मेरे लिए मौत को न्योता देना है। और दोस्तों यही 4 साल में मैंने देखा ना, 6 महीने में नौकरी था, वो नौकरी में मैं 1 साल किया, फिर मेरा बहुत सारी चीजें मेरी चली गई थी। मैं कभी सोचा भी नहीं था वो जिंदगी में आएंगे। बहुत सारे रिलेशंस मेरे खराब हो चुके थे, बहुत सारे रिलेशंस आज भी खराब है। बहुत सारे रिलेशंस में मेरे को ये भी बोला गया है कि तेरी शक्ल जिंदगी में कभी मत दिखाना। बहुत सारे रिलेशंस में मेरे को ये भी बोला है कि यार तेरे लिए तू हमारे सामने नहीं आएगा, यही तेरे लिए क्या बोलते हैं ना, नुकसान भरपाई है। बहुत सारे ऐसे भी हुए, लेकिन एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज ना। हमारा सेरेनिटी प्रेयर बोलता है ना कि साला मैं सामने वाले को अगर इतना टॉर्चर किया है कि वो जिंदगी भर अपनी मेरा शक्ल नहीं देखना चाहता है और उसमें वो खुश है, तो मेरे को उसकी खुशी में मेरे को शामिल होना चाहिए ना। नहीं दिखाऊंगा यार, नहीं दिखाऊंगा मैं तेरे को मेरा शक्ल। और दोस्तों ये मैं ना बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि साला अभी इसको दिखाएगा, ये करेगा, मेरी उतनी औकात ही नहीं है किसी को दिखाने की। और ये जो विजन है, ये विजन मेरा, ये 12 कदमों से बोलो, ये लोगों से मैं जितना कोशिश हो सके ना कि किसी को 12 स्टेप्स करना है, किसी को क्या करना है। दोस्तों 6 महीना पहले मेरी लाइफ में ये सोब्राइटी में सबसे बोलते हैं ना वर्स्ट कंडीशन आ गया था इन सोब्राइटी। और 6 महीना पहले मेरे घर में से एक मेरा घर वाला आदमी मिसिंग हो गया था। ना उसमें मेरा कुछ लेना था ना देना था। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद आपको पता रहेगा, मिसिंग आदमी अगर जब होता है तो सब डेड बॉडीज के इधर लेके जा, उधर लेके जा, आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके जा, पता नहीं किधर किधर लेके जाते थे मेरे को यार वो पुलिस वाले वैन में बिठा के। कैसी कैसी कटी हुई बॉडीज मैंने देखी दोस्तों। पीने का इच्छा नहीं हुआ, सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करके जाता था, अपना आदमी ना निकले यार ये। और वो जो उधर खड़ा रहने का जो ताकत है ना, वो भगवान ने मेरे को दिया। और वही टाइम पे मेरे को एक चीज पता चला कि अगर मेरे को इधर खड़ा रहना है तो मेरे को अभी भगवान का काम करना है। मैं 4 दिन 5 दिन पुलिस स्टेशन में मेरा आना जाना चालू था। तो 4-5 दिन मेरे साथ में एक नया भाई था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हुआ। वो 4-5 दिन हम लोगों ने वो पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी में बैठ के जितना मैंने 12 स्टेप समझा है उतना मैंने उसको बताया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जिस दिन वो बंदे का 12वां कदम, जस्ट हम लोग बात ही कर रहे थे तो मेरे को अंदर से पुलिस स्टेशन से भागते भागते एक बंदा आता है और बोलता है अरे वो आपका आदमी मिल गया करके। और दोस्तों और मेरे को क्या चाहिए यार, किधर में क्या, इतना मेरे को खुशी हुआ ना। वो आदमी आने के बाद मैं भड़का या ऐसा कुछ कुछ नहीं।
मेरे को पुलिस वालों ने पूछा भी था, आपको केस करना है क्या इसके अगेंस्ट, कि आपको इतना प्रॉब्लम में डाल के। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आदमी रिटर्न आ गया ना, आप मेरी सब केस भी खारिज कर दो, सब कर दो, जो भी होएगा मेरे तकदीर से होएगा, जो भी आगे होएगा ना वो मेरे, जो ईश्वर, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होएगा। दोस्तों ये बोलने के बाद में मेरे को इतना रिलीफ मिला ना कि मेरे को आज वो ये वाला नहीं कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। और इसमें मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। मेरे को ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे पास मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। मेरे साथ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है मेरे, लेकिन एक चीज तो पता चल गया यार कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है या प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम से बड़ा मेरा भगवान है। जिस दिन मैं ये मानना चालू करूंगा ना दोस्तों, मेरा लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। जो मैं जिंदगी में अपने आप के लिए नहीं कर पाया, वो भगवान मेरे लिए हमेशा से करता आ रहा था, और मेरा ये विश्वास है कि वो हमेशा करता रहेगा। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच विजय भाई, संतोष भाई, मनीष भाई और सभी मेंबर्स का। थैंक यू वेरी मच।